काल का चक्र चलता रहा। सदियां बीती गईं, एक के बाद एक इस प्रकार हजारों लाखों साल बीते गए। ब्राह्मी का रूप भी बदलता रहा और फिर एक समय ऐसा भी आया कि दुनिया उसे भूल गई। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, आगे ब्राह्मी से ही सुने। प्रिय दर्शक मित्रों, मैं ब्राह्मी लिपि हूँ। आज मैं अत्यंत खुश हूँ क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने फिर से मुझे याद किया। उन्होंने G20 की अध्यक्षता करते हुए विश्व के महत्वपूर्ण दिग्गज नेताओं के समक्ष मुझे याद करके अपने प्रवचन की शुरुआत की है। उन्होंने दिल्ली में लगाए गए एक स्तंभ पर प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए एक संदेश का अंश पढ़कर अपनी बात रखी। मेरी जीवनी के सारांश पर यह दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। देखा आपने, 21वीं सदी में मुझे इस तरह सम्मानित किया जा रहा है और श्रुत भवन पूना जैसे स्थानों में एवं विश्वविद्यालयों में मुझे सिखाया भी जा रहा है। ईस्वी सन 14वीं शताब्दी से पहले लोग मुझे और मेरी लिपियों को पढ़ना भूल गए थे, लेकिन 7वीं शताब्दी के विद्वान जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का अभ्यास करते थे, उन्होंने यत्न करके मुझसे जन्मी हुई कुछ लिपियों को पढ़ना शुरू किया था। सदियों पहले लोग मुझे पूर्ण रूप से भूल ही गए थे और इस बात का पता तब चला जब ईस्वीसन 1356 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एक बार भ्रमण करते करते यमुनानगर के टोपरा कला में आए। वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक लंबे स्तंभ पर पड़ी। पहले उन्होंने वह स्तंभ को तोड़ने का विचार किया, लेकिन बाद में उसने इसे अपने साथ दिल्ली ले जाने का निर्णय लिया। उस समय के एक विद्वान जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किताब में इस बात का विस्तार से वर्णन किया है कि स्तंभ को कैसे गिराया गया ताकि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसके लिए हजारों सैमल की रुई के गट्ठों का इस्तेमाल किया गया। स्तंभ की जड़ को खोदने के बाद स्तंभ उन रुई के गदेलों पर गिर गया जो कि चारों ओर बिछे थे। इससे स्तंभ को नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद वहां बनाए गए चौकोर पत्थर को भी निकाला गया जिस पर लाट टिकी हुई थी। स्तंभ को निकालने के बाद वह जंगली घास और कच्चे चमड़े में खूब लपेटा गया ताकि रास्ते में उसे कोई हानि नहीं पहुंचे। एक बड़ी गाड़ी तैयार की गई जिसमें 42 पहिए थे और हर पहिए में एक एक रस्सा बांधा गया। लाट को यमुना नदी तक पहुंचाने में बड़ी मुश्किलें आई। जब वह नदी के किनारे पहुंची तो बादशाह अपनी सवारी पर लाट का इंतजार कर रहे थे। यमुना के किनारे इस स्तंभ को दिल्ली ले जाने के लिए एक बड़ी नाव तैयार की गई।
स्तंभ को खरोच न लगे, इसलिए उसे रेशम और रुई में लपेटा गया। फिरोज शाह ने कोटला में अपने महल की इमारत के ऊपर स्तंभ को खड़ा किया गया। यह सब मेरे कारण हो रहा था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के लेख वाले 2 स्तंभ, एक टोपरा से तो दूसरा मेरठ से लाकर दिल्ली में खड़े करवाए। उन पर के लेखों का आशय जानने के लिए सुल्तान ने बहुत से विद्वानों को एकत्र किया, परंतु वे उन लेखों को न पढ़ सके। ऐसा भी कहते हैं कि बादशाह अकबर को भी उन लेखों का आशय जानने की बहुत जिज्ञासा रही, परंतु उस समय एक भी विद्वान ऐसा न था कि उनको पढ़कर बादशाह की जिज्ञासा को पूर्ण कर सकता। प्राचीन लिपियों का अर्थात मेरा और मेरे अन्य रूप का पढ़ना भूल जाने के कारण जब कहीं ऐसा प्राचीन लेख मिल जाता और उसके अक्षर पढ़े नहीं जाते तो उसको देखकर लोग अनेक कल्पना करते थे। उस अक्षरों को देवताओं के अक्षर बतलाते थे, कोई गड़े हुए घन का संदेश कहते और कोई उसको सिद्धिदायक यंत्र बतलाते थे। यह सब बातें सुनकर मुझे हंसना आता था और दुख भी होता था। मुझे अर्थात ब्राह्मी लिपि को भूल जाने के बाद उस स्तंभ पर लिखे हुए संदेश को पहले किसने पढ़ा, वो कहानी में 3रे प्रकरण में बताऊंगी। लेकिन आज बेहद हर्ष के साथ कहना चाहूंगी कि उस स्तंभ पर लिखे गए संदेश की 2-4 पंक्तियों को पढ़कर श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया है। यह मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।